डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में डाइट इन ओबेसिटी अर्थात मोटापे में आहार के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वजन के कारण व्यक्ति में दो तरह की बीमारियां हो सकती है। एक है अधिक भार या मोटापा, दूसरा होता है अल्प भार। उसके अंतर्गत हमने देखा था मोटापा किसे कहेंगे हम, किन कारणों से मोटापा हो जाता है और हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर मोटापा है और कितना परसेंटेज है। आज के इस वीडियो में मोटापे से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और मोटे व्यक्तियों को हमें किस तरह का आहार देना चाहिए जिससे वो वापस से अपने आदर्श वजन को प्राप्त कर ले, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोटापे से उत्पन्न समस्याओं की, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है शारीरिक अक्षमता या जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में फिजिकल डिसएबिलिटी। मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनका वजन सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। उनकी टांगों की रचना अथवा बनावट सामान्य व्यक्ति की तरह ही होती है और उनके शरीर का जो संपूर्ण भार पड़ता है वह उनके पैरों पे, लेग्स पे ही पड़ता है। अर्थात पैरों पे जब अतिरिक्त भार पड़ता है उस कारण से क्या होता है कि उनके जो पैर हैं वह फ्लैट या चौरस हो जाते हैं। साथ में उनके जो घुटने हैं, उनके जो नितंब या हम कहें हिप है या मेरुदंड है, उसके ऊपर अधिक भार पड़ने लगता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती है। अर्थात उनके अंदर धीरे धीरे शारीरिक अक्षमता पैदा होने लग जाती है या फिजिकल डिसएबिलिटी होने लग जाती है, क्योंकि नेचुरल उनका वजन ज्यादा है और शरीर का सारा वजन हमारे पैरों पे पड़ेगा और जब पैरों पे पड़ेगा तो पैर जो हैं अगर हमारे उस भार को नहीं ले पा रहे हैं तो उनमें दर्द या दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इसी तरीके से दूसरी समस्या है उपापचय संबंधी दोष। मोटे व्यक्तियों में उपापचय संबंधी अनेक दोष व अनियमितताएं उत्पन्न होने लग जाती है और इस अनियमितता के कारण उनमें मधुमेह रोग यानी डायबिटीज, गाउट, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, सिरोसिस ऑफ लीवर और कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अर्थात मोटापे से ये सारी बीमारियां जुड़ी हुई होती है, इसीलिए कहा जाता है मोटे व्यक्तियों में रोगों के होने की संभावनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट समस्या है हृदय संबंधी विकार। मोटे व्यक्ति के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है। अर्थात कोलेस्ट्रॉल धमनियों की नलिकाओं में जाकर जम जाता है और इस कारण से वहां का जो ल्यूमन या हम ये कहें जो एरिया है वो छोटा होता चला जाएगा। नेचुरल बच्चों किसी पाइप में अगर किसी चीज का जमाव होता चला जाएगा तो वो पाइप का जो व्यास है वो छोटा होगा। तो इसी तरीके से हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो धमनियां, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो उसका भी व्यास जो है या उसका जो ल्यूमन है जहां से रक्त बह रहा है वो छोटा होता चला जाएगा। अतः धमनी का रोग यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर तथा हृदय रोग के होने की संभावनाएं जो होती है वो बहुत अधिक बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट है जीवन जीने की कम आशा। मोटे व्यक्तियों में कई बार क्योंकि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार हम ये कहें कि काफी गंभीर या सीवियर डिजीजेस होती है, जैसे कि हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, तो इस कारण जीवन जीने की या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वह कम होने लग जाती है। यदि शरीर वजन में 30% तक वृद्धि हो जाती है तो मृत्यु दर की जो संभावना होती है वह भी 30% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गर्भकालीन विषाक्तता, यानी गर्भावस्था के समय जो स्त्रियों का वजन बहुत अधिक बढ़ गया है या मोटी स्त्रियां जो कि गर्भवती हुई है, उन दोनों के अंदर गर्भकालीन जो विषाक्तता होती है उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। अतः गर्भकालीन विषाक्तता के कारण से
सामान्य प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देना कई बार संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता में कमी। नेचुरली मोटे व्यक्ति जो होते हैं वह जल्दी थक जाते हैं, उनके पीठ में दर्द रहता है, पैर में तकलीफ रहती है, जॉइंट्स में दर्द रहता है। इस कारण से उनकी फिजिकल कैपेसिटी में या फिजिकल एक्टिविटी में कमी आ जाती है। यकृत की बीमारियां या लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां। मोटे लोग प्राय यकृत, किडनी, अग्नाशय की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, यानी मोटापा कई सारी बीमारियों की जड़ होता है। नेक्स्ट, श्वसन संबंधी बीमारियां। मोटे व्यक्तियों के आंतरिक अंगों पर भी काफी बोझ पड़ता है और आंतरिक अंगों में को काफी काम करना पड़ता है। भले वह आंतरिक अंग हमारे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है या लंग्स है। और इन अंगों पर जब लगातार बोझ पड़ता है तो धीरे धीरे ये दुर्बल, कमजोर, निशक्त, निर्बल होने लग जाते हैं। अन्य बीमारियां जैसे कि कैंसर है या मस्तिष्क के रक्तस्राव है, जैसे कि हैमरेज कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं, उपापचय से संबंधी बीमारियां हैं, इस सब के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। नेक्स्ट, वसा का जमाव। नेचुरली मोटे व्यक्तियों की त्वचा के नीचे वसा का जमाव या फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, जिसके कारण से उनका शरीर स्थूल, थुलथुला, भद्दा दिखाई देने लगता है और कई बार समाज में वह उपहास का कारण बन जाते हैं। इसी तरीके से मोटे व्यक्तियों में हड्डियों से जुड़ी हुई कई बीमारियां देखने में आती है। साथ में उनके जो आत्मविश्वास होता है, उनका शरीर क्योंकि जो बेडोल हो गया है, उस कारण से उस आत्मविश्वास में कमी भी देखने में आती है। अतः मोटापे से ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है या हम यूं कहें कि इंटर रिलेटेड होती है। अब हम बात कर रहे हैं मोटापे में उपचार की या ट्रीटमेंट इन ओबेसिटी। एक ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, जो आजकल काफी चल रहा है और देखने में आ रहा है कि मोटापे में कई लोग सर्जरी करवा के और अपने इंटेस्टाइन को छोटा करा देते हैं, जिससे भूख कम लगती है और उनका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा होता है फार्माकोथेरेपी, यानी कि दवाइयों के द्वारा उनका इलाज किया जाना। तीसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि इस पिरामिड में बताया हुआ है, जिसके अंदर हम दो चीजों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। एक है डाइट यानी आहार के द्वारा और दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, यानी हम इन दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन रखें, समन्वय रखें, तो मोटे व्यक्ति अपने आदर्श वजन को प्राप्त कर सकते हैं। ना तो उसे सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, ना फार्माकोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ना दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर डाइट की ही बात कर रहे हैं कि हम अगर अपनी लाइफ स्टाइल या जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करें तो व्यक्ति का वजन कम हो सकता है। साथ साथ उसे फिजिकली एक्टिव रहना होगा, जिससे कि उसके आधारी उपापचय की दर में वृद्धि होगी और इस बढ़ी हुई दर के कारण से उसका जो एनर्जी का खर्च है वो बढ़ेगा, अर्थात वो मोटापे को कम करने में मदद करेगा। इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं मोटापे में पोषक तत्वों की आवश्यकता की। पोषक तत्वों में परिवर्तन करके हम किसी भी व्यक्ति का वजन कम कर सकते हैं। यही बात हमने पिछली स्लाइड में भी समझाई है कि जीवन शैली को परिवर्तित करके, और जीवन शैली के परिवर्तन के लिए एक तो आहार में परिवर्तन जरूरी है और दूसरा हमें फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाशीलता को बढ़ाना है। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बात करेंगे ऊर्जा की। ऊर्जा की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो 1 किलो जो वजन होता है उसके लिए 7,700 किलो कैलोरी ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होती है। यानी अगर आप 7,700 किलो कैलोरी ऊर्जा एक्स्ट्रा खाते हैं तो आपके शरीर का वजन 1 किलोग्राम बढ़ता है। इसको नीचे की तरफ एक एग्जाम्पल से भी समझाया है। आप प्रतिदिन 500 से 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वीक में आप 3,500 से लेके 3,850 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अर्थात वीक में जो वजन बढ़ेगा वो 0.45 से लेके 0.5 यानी कि आधा किलो के आसपास बढ़ रहा है। यानी कि एक महीने में यह वजन आपका 1.8 किलोग्राम से लेके 2 किलोग्राम तक बढ़ रहा है। इसको हम जस्ट उल्टा भी समझ सकते हैं कि आपने प्रतिदिन अगर 500 से 550 किलो कैलोरी कम की है
तो वीक में इतनी कम होगी, यानी वीक में वजन आपका आधा किलो कम होगा, यानी कि आपका 1 महीने में 2 किलो वजन कम होगा। इसी बात को यहाँ पर समझाया हुआ है कि कम क्रियाशील अगर पुरुष है तो उसकी दैनिक आवश्यकता 2425 किलो कैलोरी होती है प्रतिदिन। अगर हम 550 किलो कैलोरी कम कर रहे हैं, अगर 1 महीने में 2 किलो वजन कम करना है तो प्रतिदिन हमें उसे 1875 किलो कैलोरी देनी चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट 1875 किलो कैलोरी है। 550 कम किया, यानी हमें 1 महीने में 2 किलो वजन कम करने के लिए उसे 1325 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वह 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार होती है, अर्थात व्यक्ति का जितना वजन है उस अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन देना चाहिए। अगर उसका वजन 80 किलो है तो हमें 80 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। प्रोटीन इसलिए भी 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के अनुसार देना जरूरी होता है क्योंकि इस समय पर शरीर के तंतुओं की जो टूट फुट होती है उसकी मरम्मत करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसके लिए हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन देना चाहिए, अर्थात उच्च जैविक मूल्य वाला प्रोटीन देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है यह कुल ऊर्जा का 60 से 65% भाग हमें इस समय पर देना चाहिए। इस समय पर उच्च कैलोरी युक्त तथा तले भुने भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर्स के फॉर्म में देना चाहिए जो कि शरीर में गया और डायरेक्टली जाके ऊर्जा देने का कार्य करे, अर्थात इस समय हमें पॉलीसेक्राइड्स या हम कहें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसके कि अवशोषण में और उपापचय में समय लगता है, साथ में ज्यादा फाइबर वाली चीजों को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा या नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वसा। वसा ऊर्जा का जो है सांद्रित स्रोत होता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकतम 40 ग्राम वसा का हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये वसा भी सिंपल फॉर्म में या सरल फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे कि आपका घी है, मक्खन है, इनका प्रयोग भी इस समय पर कम से कम किया जाना चाहिए। तला भुना भोजन तो इस समय पर व्यक्ति को देना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन। आहार में विटामिन सी जो है वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए क्योंकि यह वसा की मात्रा को कम करता है। साथ में जो वसा घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, इनकी भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए क्योंकि अगर हम वसा का कम सेवन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि इन विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए, इसलिए इनको पर्याप्त मात्रा में लिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है खनिज लवण। कैल्शियम, लोहा, आयोडीन एवं अन्य खनिज लवण को पर्याप्त मात्रा में लिया जाना चाहिए। खनिज लवणों की पूर्ति के लिए हमारे आहार में या मोटे व्यक्तियों के आहार में सब्जियों एवं फलों का प्रयोग करना चाहिए। मोटे व्यक्ति को खनिज लवण सामान्य व्यक्ति के जितना ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रेशा या फाइबर, जिसका कि मोटापे में एक अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। आहार का ऊर्जा घनत्व को कम करने का कार्य फाइबर करते हैं। कैसे करेंगे फाइबर आहार में ऊर्जा घनत्व को कम करने का कार्य? क्योंकि आपने जब अपने आहार में फाइबर रिच चीजें मतलब सैलेड को बढ़ाया है या फ्रूट्स को बढ़ाया है जो कि मीठे नहीं है और सिंपल जिसके अंदर शुगर्स कम है ना, तो वह आपके जब पेट में जाएंगे क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा है तो सटाइटी वैल्यू देने का कार्य करेंगे, अर्थात ऊर्जा, क्योंकि वो 0 कैलोरी फूड है और साथ में सटाइटी वैल्यू दे रहे हैं यानी ऊर्जा घनत्व को कम कर रहे हैं। आहार की स्थूलता एवं आयतन बढ़ाकर भोजन से संतुष्टि को बढ़ाने का कार्य करता है, मतलब आहार का आयतन बढ़ा रहा है वो, और इसी कारण से वह आपको एक भोजन से सेटिस्फेक्शन देने का कार्य भी कर रहा है। नेक्स्ट है रेशे की इंपॉर्टेंस में आंतों में क्रमाकुंचन गति का नियमन करता है, यानी कि जो आंतों का या इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको नियमित बनाए रखता है, उसको सही बनाए रखता है और इस कारण से भी मोटापे में रेशे की इंपॉर्टेंस होती है।
आहार के पाचन एवं अवशोषण की दर में गिरावट आती है, जिससे ग्लूकोज का अवशोषण जो है धीमे होता है, अर्थात एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को वह बढ़ाने नहीं देता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण भी कम करने का कार्य करता है। दैनिक आहार में कुल रेशे, भली वो घुलनशील रेशे हैं या अघुलनशील रेशे हैं, इनका प्रयोग 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन किया जाना चाहिए। अब हम बात करें मोटापे में आहार व्यवस्था की। अभी तक हमने न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। अब हम बात करें आहार में क्या परिवर्तन लाने हैं, जैसे कि न्यून ऊर्जा युक्त हमें इस समय पर भोजन देना चाहिए, यानी लो कैलोरी फूड्स को देना है। साथ में अधिक रेशे युक्त भोजन यानी हाई फाइबर डाइट्स को देना है। लो कैलोरी फूड एंड हाई फाइबर डाइट को देना है। तले भुने भोजन का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। भोजन में घी व वसा युक्त भोज्य पदार्थों का भी प्रयोग कम कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें तला भुना कम कहा है, इसका मतलब हम क्या करें, बाटी में अच्छे से घी डाल दिया या खिचड़ी में अच्छे से घी डाल दिया, इस तरीका कार्य भी नहीं करना चाहिए। जड़ कंद वाली सब्जियां, क्योंकि इसके अंदर स्टार्ची या हम कहें ये फूड स्टार्ची होते हैं या स्टार्च ज्यादा होती है, जैसे कि आलू है, शकरकंद है, अरबी है, इनका प्रयोग कम करना चाहिए। मिठाइयाँ जैसे कि चीनी, गुड़, शहद, पुडिंग, केक, चॉकलेट को भी कम से कम सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में होती है, जिसका डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो जाता है और शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से बढ़ाता है और फिर धीरे धीरे वह फैट में कन्वर्ट होकर मोटापे को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी तरीके से मीठे पेय पदार्थ, शरबत, स्क्वैश, मादक द्रव्य, शराब आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीठे फल, आम, केला, अंगूर आदि का भी प्रयोग इस समय पर वर्जित होता है। आंवला, नींबू, संतरा, खरबूजा, तरबूज, जामुन, पपीता, अमरूद, जिसमें कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में है एंड फाइबर अच्छी मात्रा में, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन में हमेशा विविधता या वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को खाने की इच्छा जागृत हो, उसकी रुचि बनी रहे। भोजन को आकर्षक ढंग से परोसना भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। व्यक्ति को नियमित रूप से एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। सुबह शाम खुली एवं ताजी हवा में टहलना चाहिए। साथ में जल व पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। पेय पदार्थों में मीठे पेय पदार्थों की बच्चों हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सूप्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं और जूसेस की भी बात नहीं कर रहे हैं। जूस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना वो पूरा फ्रूट खाएगा उतना ही उसके शरीर में अधिक मात्रा में फाइबर जाएगा। यहाँ पे समझाया है फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग कह दें या हम ये कह दें कि हमें कौन सा फूड ग्रुप कम खाना चाहिए और कौन सा अधिक खाना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम अनाज की बात कर रहे हैं कि मैदा, चोकर, निकले आटे की रोटी व व्यंजन, ब्रेड, टोस्ट, नूडल्स का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, परंतु साबुत अनाज, मोटे अनाज से बने व्यंजन जैसे घुघरी, दलिया, चोकर युक्त आटे की रोटी का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। दालों के अंतर्गत हमें छिलके रहित यानी बिना छिलके की दालों का प्रयोग नहीं करना है। हमें अंकुरित जो पूरे दालें हैं उनका अधिक से अधिक सलाद के रूप में प्रयोग करना है। साथ में हम छिलके युक्त साबुत दालें प्रयोग में ला सकते हैं। दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, इसमें जो भोज्य पदार्थ दूध से बनने वाले मीठे होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, जैसे खीर है, कस्टर्ड है, श्रीखंड है। इसके अलावा चीज जिसमें कि फैट वगैरह ज्यादा है उनका प्रयोग नहीं करना है। साथ में मावे से बनी मिठाइयाँ, आइसक्रीम का प्रयोग भी वर्जित होता है। हमें दूध जो प्रयोग में लाना है वो स्किम मिल्क यानी बिना मलाई का दूध, जिसे कि हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं, उसको प्रयोग में लाना है और उससे बना हुआ ही दही, छाछ हमें काम में लेना चाहिए। पनीर हम काम में ले सकते हैं। सब्जियां, ग्रेवी वाली सब्जियां, बिकॉज इसके अंदर फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है। साथ में अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह से ग्रेवी बना रहे हैं तो वो भी इसमें फैट के कंटेंट को बढ़ा देती है। साथ में कंदमूल, आलू, शकरकंद, अरवी जिसमें कि स्टार्च ज्यादा है, इनको काम में नहीं लेना है। पर हमारी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, अरबी के पत्ते, मेथी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, शलगम आदि का प्रयोग सलाद के रूप में या ऐसा सब्जियों के रूप में कर सकते हैं।
फल में हमें मीठे फल जैसे कि आम है, केला है, चीकू है, अंगूर है, इनका प्रयोग न के बराबर करना चाहिए, परंतु कम मीठे फल जिसमें फाइबर ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, स्पेशली विटामिन सी, उनका प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए, जैसे कि अमरूद, पपीता, अनार, आड़ू, आलू बुखारा, खट्टे फल, संतरा, मौसमी आदि। इसी तरीके से फैट की जब हम बात करते हैं तो मक्खन, मलाई, चीज, तले हुए भोज्य पदार्थ जैसे कचौरी, समोसा, पकौड़े, पूरी आदि का प्रयोग इस समय पर वर्जित होता है, क्योंकि व्यक्ति को एक आदर्श वजन को प्राप्त करना है या अपने वजन को कम करना है। असंतृप्त वसा को तेल के रूप में केवल भोजन पकाने के लिए हम काम में ले सकते हैं। असंतृप्त वसा मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं। पेय पदार्थ अल्कोहल युक्त, फलों के रस, शर्करा, मीठी शिकंजी, शरबत, स्क्वैश, फलों के शेक्स आदि का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, परंतु हम नमकीन शिकंजी जो कि नींबू से बनती है, छाछ, बिना शक्कर के फलों के रस, बिना मक्खन व चीज के सूप का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पदार्थ में हमें क्या नहीं खाना चाहिए? उसमें है नमक एवं नमकीन भोज्य पदार्थ जैसे कि पापड़, अचार, बढ़िया, नमकीन, चिप्स, इस तरह की कई सारी चीजें घरों में होती है जिनका प्रयोग हमें इस समय पर नहीं करना है, क्योंकि हम बात ही मोटापे में आहार की कर रहे हैं और हमें व्यक्ति का वजन को कम करना है। तो इसके लिए हमें इन सब बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तभी हम व्यक्ति के वांछित वजन को धीरे धीरे 5-6 महीने में प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है डाइट इन ओबेसिटी या मोटापे में आहार, यह समाप्त होता है। हम कल के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका अल्पभार और अल्पभार में क्या आहार लेना चाहिए। थैंक यू बच्चों।